Violence, violence, violence. I don't like it. I avoid, but violence likes me. I can't avoid. Yes, sir. We're gonna talk about your really most awaited movie called KGF Chapter 2, जिसका आप सभी को जितना बेसब्री से इंतजार था उससे कई ज्यादा मुझे इसे लाने का इंतजार था, जस्ट बिकॉज इसका अभी तक सिर्फ हॉल प्रिंट ही अवेलेबल था। और जैसे मुझे इसका 1080 प्रिंट मिला तो सोचा क्यों ना इस बेहतरीन मूवी को आप लोगों के लिए लेकर आऊं। लेकिन न्यू मूवीज को एक्सप्लेन करने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होता है उन्हें वीडियो क्लिप्स में आपके सामने न रखने का। रीजन नंबर 1, मूवी के कॉपीराइट ओनर्स उसे या तो ब्लॉक कर देते हैं या फिर कॉपीराइट क्लेम देते हैं, और या फिर सबसे बड़ी चीज कॉपीराइट स्ट्राइक दे देते हैं। एक ऐसी क्लासिफाइड मूवी को आपके सामने लाने के लिए जिसके पीछे जुड़ी है एक माँ की ममता, लोगों का विश्वास और एक अटूट बंधन प्यार का। और आगे बढ़ने से पहले सुनाओ विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हमें 2018 का प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है और साथ ही ये बताया जाता है कि आनंद एंगल की, जिन्होंने एल्डोराडो नाम की किताब बनाई थी जिसके अंदर KGF यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड के बारे में सब कुछ लिखा था। और साथ ही ये कहानी एक न्यूज चैनल पर मिस हेगड़े को सुनाई थी। अचानक उन्हें ब्रेन हेमरेज हो जाता है और वो मरने की कगार तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो न्यूज चैनल और साथ ही वहाँ के लोग उन्हें देखने के लिए हॉस्पिटल में आते हैं। वहाँ पर उनकी मुलाकात उनके बेटे विजेंद्र एंगल की से होती है, जिसे प्ले कर रहे हैं नन अदर देन प्रकाश झा। न्यूज रिपोर्टर्स के पूछताछ करने पर विजेंद्र जी ये बताते हैं कि उनके पिता ने एल्डोराडो की सिर्फ आधी कहानी ही बताई थी, इसका चैप्टर 2 अभी बाकी है। और क्योंकि अब गवर्नमेंट ने उस बुक की सारी कॉपीज को जला दिया था, साथ ही न्यूज चैनल वालों के पास में जो किताब थी वो भी आधी से ज्यादा जली हुई थी, इसलिए उन सभी के लिए बाकी की कहानी जानना करीब नामुमकिन सा लग रहा था। इसीलिए विजेंद्र एंगल की उन सभी को एल्डोराडो की बची हुई कहानी सुनाने का फैसला करता है, क्योंकि उसके पिता आनंद एंगल की ने उस किताब के पीछे अपनी पूरी जिंदगी दाव पर लगा दी थी और वो नहीं चाहते थे कि उनकी ये कहानी अधूरी रह जाए। इसीलिए उनके आखिरी समय में ये जिम्मेदारी अपने सर पर ली। मगर प्रॉब्लमैटिक बात ये थी कि उन्हें भी ये कहानी पूरी तरीके से याद नहीं थी, इसलिए वो बाकी सभी न्यूज चैनल वालों को अपने साथ लेकर अपने ही पिता की लाइब्रेरी में पहुंचते हैं और काफी तलाश करने के बाद में उन्हें उस बुक का चैप्टर 2 मिलता है। और इसी के साथ इस मूवी की एक्चुअल स्टोरी स्टार्ट होती है, जहां पर हम व्यूअर्स को ये पता चलता है कि KGF में जब रॉकी ने गरुड़ा को मारा तब वहां के करीब 20,000 से ज्यादा लोग रॉकी के साथ मिल गए, क्योंकि वो पहले ही उन सभी का दिल जीत चुका था और एक तरीके से आज उनका मसीहा बनकर उनके सामने खड़ा था। इसीलिए उन लोगों ने वहां पर मौजूद सभी गार्ड्स को मार दिया और उसे अपना नया सुल्तान बना दिया। दूसरी तरफ KGF के पार्टनर्स को सिर्फ यही बात पता चली थी कि गरुड़ा जान से मारा गया है और उन्हें यह लग रहा था कि अब गरुड़ा के बाद उसका छोटा भाई विराट KGF का नया सुल्तान बनेगा। इसलिए अगले दिन एंड्रयू, राजेंद्र देसाई, गुरु पांड्यन और कमल सभी पार्टनर्स मिलकर विराट का राज्याभिषेक देखने के लिए आते हैं, जहां पर एंट्री होती है इस कहानी के लीड कैरेक्टर नन अदर देन रॉकी की, जहां पर काफी सारे ढोल ताशों के बीच में उड़ता हेलीकॉप्टर उस प्लेस पर लैंड करता है और निकल कर आता है रॉकी। वेल, ये सब देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उन्हें तो ये लग रहा था कि KGF का आने वाला नया किंग विराट होगा। मगर अपने सामने रॉकी को देखकर वो सभी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि विराट को तो रॉकी ने पहले ही मार डाला था ताकि वो उसके खिलाफ कभी आवाज ना उठा सके। अब क्योंकि यहाँ पर रॉकी उन सभी का बॉस बना बैठा था, तो इस वजह से कमल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे खरी खोटी सुनाता है और कहता है कि क्या रोड का कोई भी चल कर आकर हमारा बॉस बन जाएगा? अगर तुझे याद नहीं तो तुझे सड़क से उठाकर लाए थे हम, क्या औकात थी तेरी? और अब तो रॉकी ने जबरदस्ती राजेंद्र देसाई की बेटी यानी कि रियाना को वहां पर बुलवा लिया था। इस वजह से कमल का गुस्सा तो 7वें आसमान पर था और वो उसके खिलाफ नारेबाजी करने लगता है, उसे गालियां देने लगता है। मगर इतने में ही रॉकी की बंदूक चल जाती है और बेचारा कमल वहीं पर धाराशायी। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है KGF में, जहाँ पर अब रॉकी के बॉस बन जाने की वजह से वहाँ के लोग उससे काफी खुश थे, क्योंकि वो उन्हें जरूरती चीजें जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान और दवाई सब कुछ प्रोवाइड करवा रहा था। और अब रॉकी ने वहां पर पुराने गार्ड्स को हटवाकर वहीं के कुछ दमदार लोगों को न्यू गार्ड्स की पोजीशन दे दी थी। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी दिक्कत थी कि उनमें से किसी को भी गन चलाना प्रॉपरली नहीं आता था। इसीलिए रॉकी ने गरुड़ा के पुराने कमांडर वानरम को अभी तक जिंदा रखा था ताकि वो उसकी मदद से नए गार्ड्स को ट्रेन कर सके। वेल, पहले तो वानरम रॉकी के खिलाफ था, मगर बाद में जब उसी की जान पर बन आती है तो वो रॉकी का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ पर वो सभी नए लड़कों को बंदूक पकड़ना और उसे चलाना दोनों ही
ठीक तरीके से सिखाना चालू कर देता है और साथ ही वहाँ की सिक्योरिटी का जिम्मा भी अब खुद ही उठाता है। इसके बाद अगेन रॉकी अपने सभी पार्टनर्स को इकट्ठा करके उन्हें ये बताता है कि केजीएफ में सिर्फ एक ही गोल्ड माइन नहीं है, 8 और मौजूद है, यानी कि टोटल 9 गोल्ड माइंस, जिन्हें सूर्यवर्धन और गरुड़ा ने अब तक बंद रखा था, क्योंकि वो एक एक करके उन सभी गोल्ड माइन से धीरे धीरे करके सोना निकालना चाहते थे और सालों साल इस काम को चलाना चाहते थे। मगर मैंने सिर्फ 2 सालों में वहाँ से सारा सोना निकालने की प्लानिंग लगाई है और यही रीजन था कि वो वहाँ के वर्कर्स के साथ मिलकर खुद भी दिन रात उन्हीं के साथ काम करता था और अब धीरे धीरे करके उसने अपने बिजनेस को काफी बड़ा बना लिया था। वही सीन शिफ्ट होता है इस कहानी के लीड विलन संजय दत्त यानी कि अधीरा पर, जिसके बारे में ये बातें थी कि वो मर चुका है, मगर वो तो सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रहा था, क्योंकि अधीरा को ये पता चल चुका था कि गरुड़ा अब उसके रास्ते से हट चुका है और अब पूरी गोल्ड माइंस पर किसी एक नए आदमी का हाथ है। इस बात को तो अधीरा बिल्कुल सहन नहीं कर पाता और निकल पड़ता है उस नए शख्स को खत्म करने के लिए, जहाँ पर सीन शिफ्ट होता है केजीएफ के आउटपोस्ट पर और उस वक्त हमला करता है जिस वक्त सिक्योरिटी कम होती है। हालांकि एक लड़का उसे रोकने की काफी कोशिश करता है और बताता है कि रॉकी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, मगर अधीरा के सामने कौन ही टिक सकता था और अधीरा उसे वहीं पर जान से मार डालता है। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है केजीएफ के बाकी के पार्टनर्स पर, जहां पर एंड्रयूज राजेंद्र देसाई और बाकी लोगों को कहता है कि हमें हमारे रास्ते से रॉकी को हटाना होगा, मगर ऐसा करने के लिए उसे केजीएफ से बाहर लाना पड़ेगा और बाहर वो तभी आ सकता है जब रीना बाहर आएगी और रीना को बाहर लाने के लिए किसी एक इम्पोर्टेंट न्यूज का उस तक पहुंचना जरूरी है और इसीलिए जानबूझकर एंड्रयूज राजेंद्र देसाई को वहीं पर खत्म कर देता है। और जब ये बात रीना तक पहुंचती है तो रीना अपने पिता के जान से मरने की खबर को सुनते ही उनके पास भागते हुए जाती है, मगर रीना तो रॉकी कमजोरी थी, इसलिए रॉकी भी उसकी जान बचाने के लिए और कहीं उस पर कोई हमला न कर दे इसलिए उसके पीछे पीछे जाता है। रीना अपनी तेज कार से काफी आगे तक पहुंच चुकी थी, मगर तभी सामने उसे कुछ गुंडे दिखाई पड़ते हैं, मगर इस वक्त तक रॉकी भी अपनी तेज मस्टैंग के साथ में वहां पहुंच चुका था। ये सीन मुझे काफी हद तक फास्ट एंड फ्यूरियस जैसा लगा और अगर आप लोगों ने इस वक्त भी मेरी फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज को नहीं देखा तो उसका टोटल 11 मूवीज का प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर इन सभी के बीच में एक काफी बढ़िया कार चेजिंग सीन हमें दिखाया जाता है, जिसमें रॉकी पर काफी दमदार गोलियां बरसाई जाती है, मगर उसकी बख्तरबंग मस्टैंग जिसका नंबर था 8055 लुकिंग लाइक बॉस, उन सभी को धूल चटाते हुए आगे बढ़ रही थी। यहाँ पर बेसिकली ये सारे लोग इस वक्त अधीरा से मिल चुके थे और ये सभी रीना को चारा बनाकर रॉकी को अधीरा के पास ले आते हैं। फिर आता है यहाँ पर इस मूवी का वन ऑफ द बेस्ट फाइटिंग सीन, जहाँ पर अकेला रॉकी उन सभी गुंडों की धमाधम पेलम पिलाई कर देता है, मगर अब वो अधीरा के इलाके में आ चुका था और तब अधीरा उसे अपनी एक लॉन्ग स्नाइपर गन से गोली मार देता है, जिससे रॉकी वहीं घायल होकर गिर पड़ता है, मगर अधीरा उसे उस वक्त जान से नहीं मारता और कहता है कि वो उसे अभी अपनी पावर दिखाना चाहता है कि वो कितना दमदार है। उसका मकसद था केजीएफ के लोगों को खौफ में डालना, क्योंकि वो लोग ही थे जो कि इस वक्त तक रॉकी की ताकत बने फिर रहे थे। अगर रॉकी का हौसला टूट जाएगा तो उन लोगों का भी मनोबल गिर जाएगा, इसीलिए वो रॉकी को वहीं पर छोड़ देता है और केजीएफ के बाहर ही डेरा डाल देता है और साथ ही किसी को भी केजीएफ से अंदर या बाहर आने जाने नहीं देता। हालांकि ऐसा करने से केजीएफ वाला बिजनेस रुक जाता है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है मुंबई में शेट्टी पर, जो कि अपनी पावर बढ़ाने के लिए दुबई के शेख इनायत खलील से हाथ मिला लेता है और वो रॉकी के मुंबई में रहने वाले सभी साथियों को जान से मारकर पूरा मुंबई का समुद्र तट अपने नाम कर लेता है, यानी कि वहाँ की गोल्ड का सारा काम अब शेट्टी देखने वाला था। इसी दौरान पार्लियामेंट के कई सारे नेता आपस में मिलकर गुरु पांड्यन की सरकार गिराने की कोशिश करते हैं। ये गुरु पांड्यन ही था जिसकी वजह से इतने सालों से केजीएफ पर किसी की नजर नहीं पड़ी थी, मगर अब चारों तरफ से केजीएफ पर हमला हो रहा था, कोई भी जगह बाकी नहीं बची थी। दूसरी तरफ रॉकी की तबीयत भी काफी नासाज थी, मगर कुछ ही टाइम में जब वो अपने आप की हालत को थोड़ा बहुत सही कर लेता है तो काफी सारा पैसा और रीना को अपने साथ में लेकर हेलीकॉप्टर में से केजीएफ से निकल जाता है। पहले तो लोगों को लगता है कि रॉकी हमारा साथ छोड़कर यहाँ से भाग रहा है, मगर रॉकी का तो कुछ और ही प्लान था। जिसके बाद वो पहुंचता है दुबई में और मुलाकात करता है उसी की अपोजिशन पार्टी यानी कि इनायत खलील से और उसके सामने एक बिजनेस प्रपोजल रखता है। पहले तो इनायत खलील बिजनेस के लिए इनकार करता है क्योंकि उसने अब शेट्टी के साथ हाथ मिला लिया था, मगर रॉकी ने दुबई जाने से पहले ही अपनी खुफिया आदमियों की मदद से शेट्टी को पूरी तरीके से मिट्टी में मिला देने की तैयारी कर ली थी और जब तक रॉकी दुबई पहुंचा था तब तक उसके लोगों ने शेट्टी को पूरा बर्बाद कर दिया था। और अब जब सारी बातें इनायत खलील के सामने क्लियर थी कि रॉकी ने
पश्चिमी तट को अपने अंडर कर लिया है तो वो उसके साथ डील करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बदले रॉकी इनायत खलील से काफी सारी AK-47 गन्स खरीद लेता है, क्योंकि अब तक उनके पास सिर्फ 1 by 1 लोड करने वाली गन्स ही थी और अगर दुश्मन बड़ा होगा तो हथियार भी उन्हें मारने के लिए बड़े चाहिए। जिसके बाद इंडिया पहुंचने पर रॉकी अधीरा के सामने खड़ा होता है और अब अपनी नई गन्स की मदद से वो KGF के बाहर बैठे अधीरा के सारे लोगों को भून कर रख देता है। करीब 2 दर्जन से ज्यादा ट्रक्स को लेकर रॉकी उसके सामने खड़ा था, जिसके अंदर सैकड़ों लोग AK-47 लेकर खड़े थे और एक काफी लंबी चलने वाली गोलीबारी के बाद में अधीरा के काफी सारे लोग मारे जाते हैं और फाइनली अधीरा भी उस गोलीबारी में घायल हो जाता है। और वहीं पर आता है इस मूवी का लेजेंडरी डायलॉग, Violence, violence, violence. I don't like it. I avoid. But violence likes me. I can't avoid it. अब यहाँ पर रॉकी अधीरा की जान बख्श देता है, क्योंकि एक बार उसने भी रॉकी की जान बख्शी थी। फिर रॉकी मुंबई जाकर शेट्टी को अपने हाथों से मारता है और पार्लियामेंट के सभी नेताओं को धमकाकर गुरु पांड्यन की सरकार बचा लेता है। इन सभी के बीच यहाँ पर एक लव स्टोरी भी दिखाई जाती है, जहाँ पर अब रीना रॉकी के लिए और ज्यादा डेडिकेट हो जाती है और अब इन दोनों की ही दूरियां कहीं ना कहीं नजदीकियों में बढ़ती नजर आती है और अब फाइनली ये दोनों शादी कर लेते हैं। फिर 1978 से लेकर 1981 तक सिर्फ 3 सालों में रॉकी ने KGF का पूरा नक्शा बदल दिया। उसने वहां की आधी से ज्यादा जगह को एक मॉडर्न इंडस्ट्री में बदल दिया और बाकी जगह को एक खूबसूरत शहर बना दिया, ताकि वहां पर रहने वाले लोगों को जरूरती सामान जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान और दवाइयां प्रॉपर टाइम और प्रॉपर वे में मिले। और साथ ही इन 3 सालों में उसने लगभग वहां का करीब सारा सोना निकाल लिया था। मगर फिर उसी साल गुरु पांड्यन की सरकार गिर जाती है और उसकी जगह एक न्यू PM आती है, जिसका नाम था रेमिका सेन, और उन्हें जुर्म और गैर कानूनी बातों पर काफी ज्यादा गुस्सा आता था। उनका मकसद था इस पूरे देश से ये दोनों ही चीजें 100% खत्म कर देना। उनके CM बनने से इस कहानी के एक और कैरेक्टर राघवन को काफी खुशी होती है, क्योंकि वो कई सालों से KGF की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, मगर गुरु पांड्यन के होते ऐसा करना बहुत मुश्किल था। मगर रेमिका सेन के आ जाने के बाद में उसे पूरे अकॉर्ड मिल जाते हैं। जब भी वो उसके खिलाफ जाता तो कहीं ना कहीं गुरु पांड्यन के लोग उस पर अगेंस्ट हमला कर देते, मगर इस बार सारी सिचुएशन उसके अंडर कंट्रोल में थी। इसीलिए वो जाकर रेमिका सेन से मिलता है और उन्हें बताता है कि वहां पर किस तरीके की इलीगल माइनिंग और रॉकी का एक अल्टीमेट किंगडम चल रहा है। इन सारी बातों को जान लेने के बाद तो रेमिका सेन उसके साथ हाथ मिलाकर पूरे देश में रॉकी के जितने चल रहे कारखाने, उसके गोदाम और जितना भी इलीगल बिजनेस चल रहा था, उन सभी पर छापे मारने के ऑर्डर्स पास करवा देती है। मगर रॉकी की खबरी पूरे देश में फैले हुए थे, इसलिए CBI के छापा मारने के बावजूद भी उन्हें कहीं पर कोई खबर या फिर कोई सबूत नहीं मिलते। मगर बैंगलोर में उन्हें एक गोदाम में एक छोटा सा सोने का बिस्किट मिल जाता है और यही सबूत काफी था रॉकी को पुलिस में पकड़वाने के लिए। वैसे तो ये कोई बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, मगर जब रॉकी को पता चला कि उसका एक सोने का बिस्किट गायब है तो वो उस गोल्ड बिस्किट को लेने के लिए उसी पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वहां के पुलिस वालों को रवैया कुछ ठीक नहीं था, मगर रॉकी के खौफ को देखते हुए वो पुलिस वाला उसे वो बिस्किट दे देता है। मगर इस वक्त भी रॉकी का गुस्सा शांत नहीं हुआ था और उसने कुछ ही टाइम पहले कुछ गन्स खरीदी थी, जिसमें एक थी बड़ी माँ, जिसके चिल्लाने पर सब शांत हो जाया करते थे, और अब बारी थी उन सभी के सामने बड़ी माँ को लाने की। और फिर आता है इस मूवी का वन ऑफ द लेजेंडरी सीन, जहां पर धड़ 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 करके रॉकी उस पूरे पुलिस स्टेशन को शमशान घाट में बदल देता है और उस जलती मशीन गन की नॉब से अपने सिगरेट जलाता है। दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड। वेल, ऐसा एटीट्यूड किस किस में है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या पता आप ही में से कोई अगला रॉकी निकले। हालांकि उसके आतंक से हर कोई डर चुका था, मगर फिर भी कोई उसके खिलाफ नहीं जाना चाहता था, इसलिए ये बात न्यूज रिपोर्टर्स और देश के लोगों तक नहीं पहुंची। मगर इसी बीच आनंद इंगल की नाम का एक शख्स उसके खिलाफ हो जाता है और वो उसकी सच्चाई पूरे देश में लाना चाहता था, इसलिए वो चुपके से KGF में घुस जाता है। जिसके बाद वहां के गार्ड्स तो काफी होशियार थे और वो उसे पकड़कर सीधा रॉकी के सामने ले आते हैं। मगर रॉकी आनंद इंगल की को मारने की बजाय उसके ईमानदारी और हिम्मत की प्रशंसा करता है और कहता है कि तुम जैसे हिम्मती लोग ही इस देश को चलाने का जिगरा रखते हैं, मांगो क्या मांगते हो। जिसके बाद वो कहता है कि मैं आपके बारे में लोगों को बताना चाहता हूँ। तो उल्टा रॉकी खुद उसे पेन और पेपर देता है और उसके बाद उसे अपने KGF का पूरा दौरा करवाता है, हर एक छोटी से छोटी बात उसे बताता है। मगर इतने टाइम तक उसके साथ रहने के बाद आनंद इंगल की को ये बात पता चलती है कि रॉकी एक क्रिमिनल होने के साथ साथ
एक अच्छा इंसान भी है जिसने अगर गोल्ड की इलीगल स्मगलिंग की है तो साथ ही कई सारे लोगों को जीने का सहारा भी दिया है, जिससे आज उनके घर में चूल्हे जल रहे हैं। मीनवाइल हम देख पाते हैं कि राघवन को रॉकी के खिलाफ कई सारे सबूत और इलीगल स्मगलिंग की कुछ डिटेल्स मिल जाती हैं, जिसे जाकर वो रमिका सेन तक पहुंचाता है। अब रमिका सेन उसे अरेस्ट करवाने के लिए अपनी पूरी फोर्स उस तक भेज देती है, मगर जब रॉकी को इसकी खबर मिलती है तो वो उल्टा खुद ही उसके पास पहुंच जाता है और अपने खिलाफ सारे सबूत उन्हें दे देता है। मगर इसके बावजूद भी वहां पर खड़े होते हुए भी उसे कोई अरेस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि रॉकी ने अपने ब्लैक मनी को इस तरीके से मैनेज किया था कि वहां के काफी सारे पार्टी मेंबर्स को भी वो पैसा जाता था, और अगर वो गिरफ्तार हुआ इसका मतलब वो पार्टी मेंबर्स भी गिरफ्तार होते। इसी वजह से कोई भी उसका बाल तक बांका नहीं कर पाता। मगर ये सब कुछ देखकर तो रमिका सेन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और अब उसे पकड़ने की तलब उनके मन में और पहले से ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके बाद रॉकी अपने सबसे बड़े प्लान को अंजाम देता है। वो केजीएफ से निकला सोना बेचना ही बंद कर देता है, जिससे कि पूरे देश के अंदर मंदी शुरू हो जाती है। वहीं वो सारा सोना माइनिंग करके सिर्फ और सिर्फ खुद के पास ही रखने लगता है। अब देखा जाए तो ब्लैक मार्केट में हर जगह हड़कंप मचा था, हर कोई बस रॉकी के खिलाफ हो चुका था। मगर ये सब कुछ वो पीएम के पकड़े जाने के डर से नहीं कर रहा था, बल्कि इसके पीछे कोई और रीजन था। तो वहां पर उसके करीबी लोग आकर उससे पूछते हैं कि रॉकी आखिर ये सब करने के पीछे रीजन क्या है। तो रॉकी बताता है कि उसका बाप एक शराबी था जिसने उसकी माँ का कभी ख्याल ही नहीं रखा। उसे कोई तकलीफ थी या कोई चीज की जरूरत थी तभी भी वो उसके पास नहीं था। इसी वजह से उसकी माँ अपने पति से अलग हो गई और उसने अपनी जिंदगी बहुत मेहनत करते हुए गुजर बसर करी, और कम उम्र में इतनी सारी तकलीफें झेलने की वजह से उसकी माँ कम उम्र में ही चल बसी। मगर मरने से पहले उसने अपने बेटे से ये वादा लिया था कि वो इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनेगा और गरीबों की मदद करेगा। इसीलिए रॉकी इस पूरे देश का सोना जमा कर रहा था। अब क्योंकि जीते जीते उसके पिता ने उसकी माँ का कभी ध्यान नहीं रखा, इसलिए उसने अपनी माँ के कॉफिन और साथ ही अपने बाप को ही केजीएफ बुलवा दिया और उसे एक काम दिया कि इस पर जमी धूल को तुझे हटाते रहना होगा। जो चाहिए वो मिलेगा, दारू पैसा सब कुछ मिलेगा, मगर इस पर कभी धूल नहीं होनी चाहिए। इसकी हर बार सफाई रखनी है और इस पर फूल होने चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अधीरा अपनी इतनी बड़ी हार से काफी ज्यादा गुस्सा था और वो काफी समय से केजीएफ में अगेन घुसने और रॉकी को जान से मारने की प्लानिंग कर रहा था। मगर प्रॉब्लमेटिक बात ये थी कि केजीएफ में जाने के सारे रास्ते रॉकी की तरफ से बंद कर दिए गए थे। तो अब अधीरा जाता तो कहाँ से जाता, इसलिए उसने अपने सारे आदमियों को एक और छुपी माइन के बारे में ढूंढने में लगा दिया था ताकि वो अंदर तक पहुंच सके। तभी वहां पर एंड्रयूज पहुंचता है और अगेन उसकी मदद करता है एक ऐसी सुरंग तक जाने के लिए जो कि सीधा केजीएफ के आउटपोस्ट 3 पर खुलती थी। जिसके बाद तो अधीरा अपनी पूरी टीम के साथ उस सुरंग को खुदवाने में लग जाता है। सोने के इतने बड़े बिजनेस को रोक देने की वजह से इनायत खलील भी काफी ज्यादा नाराज था, इसलिए वो अपने काफी सारे सैनिक अधीरा के पास भेज देता है ताकि वो रॉकी को उसके रास्ते से हटा दे। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है रॉकी की तरफ, जो कि इस वक्त अपने मील में आया होता है अपने काम को चेक करने के लिए। तभी अचानक रीना वहां पर आती है और कहती है कि आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आप प्लीज घर चलिए। यहाँ पर वो ये बताना चाहती थी कि वो प्रेग्नेंट है और वो रॉकी के बच्चे की माँ बनने वाली है। मगर उसी वक्त वहां पर अधीरा अपने लोगों के साथ पहुंच जाता है और देखते ही देखते वहां पर एक बैटलफील्ड बन जाता है। हर कोई जंग पर उतारू था। अधीरा के लोग रॉकी के लोगों को जान से मार रहे थे तो कई बार रॉकी के लोग उन पर गोलियां बरसा रहे थे। इसी बीच एंड्रयूज भी वहां पर पहुंच जाता है और अपने लोगों के साथ वहां के गार्ड्स को गोलियां मार देता है। जिसके बाद बारी थी कहानी के मेन विलन के आने की, यानी कि अधीरा, जिसके पास थी एक स्पेशल स्नाइपर और उसका निशाना था रॉकी। मगर अपने प्यार को ना कुर्बान होता देख रीना बीच में कूद पड़ती है और वो गोली उसे लग जाती है। ये देखकर तो मानो रॉकी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कुछ सोच समझ नहीं पाता कि ये सब कुछ क्या हो गया और अब तो तूफान आने वाला था। जिसके बाद अधीरा और रॉकी के बीच में एक बहुत ही शानदार फाइट हमें दिखाई जाती है। 15 मिनट से ऊपर चलने वाली फाइट को मैं ज्यादा एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा क्योंकि ये फाइट मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद मूवी में देखकर एंजॉय करें। अभी तक 90% से ज्यादा लोगों ने ये मूवी देख ली होगी, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि ये फाइट आप लोगों को कैसी लगी। हालांकि फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है कि रॉकी अधीरा को जान से मार डालता है, मगर इस वक्त भी रॉकी के मन में ये सवाल था कि आखिर वो लोग केजीएफ तक आए कैसे, और फिर उसे क्लिक होता है कि आखिर इन सब के पीछे
किसका हाथ हो सकता है, जिसके बाद वो सीधा पहुंचता है पार्लियामेंट, पूरी तरीके से खून में सना हुआ, हाथ में बंदूक लेकर, और उसकी नजरों के सामने थी रमिका सेन, और वो बंदूक उठाता है और गोलियां मार देता है, मगर रमिका सेन को नहीं बल्कि गुरु पांड्यन को, क्योंकि इन सब के पीछे गुरु पांड्यन ही था। उसी ने ही एंड्रयूज को बोलकर सबसे पहले उस सुरंग का पता अधीरा तक पहुंचवाया। यहाँ तक कि जब सूर्यवर्धन की तबीयत खराब थी तो गुरु पांड्यन ने ही उसे मौत का रास्ता दिखाया और गरुड़ा को नया गोल्ड किंग बना दिया। और फिर जब गरुड़ा के सामने उसकी नहीं चली तो रॉकी को भी उसी ने ही ढूंढा, और फिर जानबूझकर खुद की सरकार खुद से गिरवा कर रमिका सेन को नया पीएम बनवा दिया ताकि वो रॉकी को खत्म कर दे। ये सब कुछ देखकर रमिका सेन काफी दंग रह जाती है, क्योंकि उसके सामने ही रॉकी ने गुरु पांड्यन को भून कर रख दिया था। हालांकि पहले तो वो सिर्फ और सिर्फ रॉकी को पकड़ना ही चाहती थी, मगर इस कांड के बाद तो उसने ये डिसाइड कर लिया था कि वो रॉकी को कड़ी से कड़ी सजा देगी, और फिर उसके खिलाफ एक डेथ वारंट साइन हो जाता है, जो कि हमने चैप्टर 1 की स्टार्टिंग में देखा था। वेल, रॉकी को ये बात पता थी कि एक ना एक दिन ऐसी नौबत जरूर आएगी, इसलिए उसने पहले से ही अपने यहाँ पर काम करने वाले करीब 20,000 से ज्यादा लोगों को एक ऐसे प्लेस पर शिफ्ट कर दिया है जहाँ पर उसने पहले से ही एक नया शहर बनाकर रखा था। और जब इंडियन आर्मी केजीएफ में एंटर करने लगती है तब वहाँ पर रहने वाले सभी लोग केजीएफ से निकलकर उस नए शहर में जाकर बसना शुरू कर देते हैं। और जब आर्मी वाले केजीएफ में तलाशी लेना शुरू करते हैं तो ना तो उन्हें रॉकी मिलता है और ना ही वहां पर मौजूद सोना, क्योंकि उनके वहां पर पहुंचने से पहले ही चालाक रॉकी केजीएफ का सारा सोना एक शिप में लेकर इंडियन ओशन की ओर निकल चुका था। रॉकी अपना सारा सोना गवर्नमेंट के हाथों नहीं लगने देना चाहता था, इसलिए वो उस पूरे सोने को बड़े बड़े कंटेनर्स में डालकर एक शिप में भरी बरसात में बस आगे जा रहा था। उसकी माँ से उसने एक वादा किया था कि वो दुनिया का सारा सोना उसे ला कर देगा, इसलिए वो वहीं पर खड़ा खड़ा एक बाटली पूरी पीकर इंडियन नेवी को कॉल कर देता है कि वो सारा सोना पानी में डुबाने जा रहा है। अब कहीं वो उस सोने को पानी में गिरा ना दे, इसलिए सारी फोर्स उसे पकड़ने के लिए पहुंचती है, मगर रमिका सेन को इस वक्त तक सिर्फ और सिर्फ नाकामी ही हाथ लगी थी, इसलिए वो उस शिप पर बॉम्ब गिराने के ऑर्डर्स पास कर देती है, जहाँ एक तरफ तो पूरा केजीएफ तबाह हो जाता है और वहीं दूसरी मिसाइल आकर रॉकी के शिप पर गिरती है और सारा सोना प्लस रॉकी इंडियन ओशन के बीच गिर जाता है। और उस समुद्र में सब कुछ डूब जाने के बाद में सब कुछ खत्म हो चुका था। फिर रॉकी की मौत के बाद में आनंद एंगल की उसकी लाइफ पर एक किताब लिखने के बारे में सोचता है, जो कि थी एल्डोराडो, मगर क्योंकि रमिका सेन ने ये ऑर्डर्स पास कर दिए थे कि इतिहास में कभी भी रॉकी का नाम नहीं लिया जाएगा, इसलिए जब बाद में आनंद एंगल की ये एल्डोराडो बुक पब्लिश होती है तो गवर्नमेंट उसकी सारी कॉपीज को जलवा देती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। अब यहाँ पर इस मूवी से रिलेटेड 2 एंड क्रेडिट सीन है, एक तो है मिड क्रेडिट और एक है पोस्ट क्रेडिट, जिसके मिड क्रेडिट सीन में हम ये देख पाते हैं कि इस पूरे हादसे के जस्ट 3 महीने पहले यूएस का एक एजेंट आकर रमिका सेन से मिलता है और एक फाइल देकर बताता है कि रॉकी ने 1978 से लेकर 1981 तक यूएस और साथ ही 16 अलग देशों में बहुत ज्यादा क्राइम्स किए हैं, जहां पर रमिका सेन उस फाइल को उठाकर उसे पढ़ना स्टार्ट करती है, जिसमें लिखा गया था रॉकी के द्वारा किए गए दूसरे देश में क्राइम्स के बारे में। फिर आता है इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन, जहां पर हम देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम 2018 में उस चाय वाले भाई को आनंद एंगलकी के द्वारा लिखा गया चैप्टर 3 मिल जाता है। इसका मतलब यह है कि रॉकी की कहानी अभी तक पूरी नहीं हुई है, ऐसे भी कई सारे राज है जो कि हमारे सामने खुलना बाकी है। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ में ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और